ऑनलाइन और ऑफलाइन इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक शिक्षक के घर में एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा और घर को अंदर से बंद कर लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। जब जांच एजेंसियां शिक्षक को लेकर घर के बाहर निकली तो समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उसे साथ ले जाने की वजह पूछने लग गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का जबरदस्त पहरा देखने को मिला। पुलिस ने 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब ड्रोन के जरिए मदरसा शिक्षक के घर और संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। तो 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुमे की नमाज के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि पूछताछ के बाद जब टीम बाहर निकली तब उनसे अभद्रता की गई। तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, ये जो मदरसा शिक्षक के घर पर पुलिस की छापेमारी होती है और इसके बाद जब उनको लेकर निकला जाता है तो फिर भारी बवाल हो जाता है, क्या कुछ पूरा ये मामला है और कितनों पर एफआईआर हुई है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में विस्तार से बताइए। जी कल हेलो जी हेलो जी, आप आवाज आ रही है मेरी? जी 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 कल मुफ्ती खालिद के घर पर छापामार कार्रवाई होती है जिसमें लंबी पूछताछ के बाद एनआईए द्वारा उनको घर के बाहर निकाला जाता है और उनके घर से जो साक्ष्य मिले थे उनको कलेक्ट करके जब वो उनको अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस लाइन ले जा रहे थे तभी बीच में क्षेत्रवासियों द्वारा उनको रोक लिया जाता है और मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि मुफ्ती खालिद को ले जाया जा रहा है, जिसके ऐलान के बाद काफी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है, जिसके चलते पुलिस के साथ बदतमीजी धक्का मुक्की भी होती है। इसके बाद उनको जो नौजवान लड़के थे वो उनको छुड़ाकर भागते और मस्जिद में छुपा देते हैं, जिसके बाद कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है और मुफ्ती खालिद को दोबारा पुलिस अपने के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए निकलती है। जिसके बाद पुलिस का एक्शन मूड देखने को मिला है जिसमें उन्होंने 10 नामजद व्यक्तियों और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें महिला और पुलिस दोनों ही शामिल है। और वहीं आज जुमे की नमाज को देखते हुए जगह जगह चप्पे पर पुलिस नजर आई। वहीं एसएसपी सुधा सिंह ने बताया कि उन्होंने 1.5 बटालियन जो है वो बुलाया। आज पे तो हम आएंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एनआईए की टीम जो उनसे 6 घंटे पूछताछ की है, रीजन क्या है, मतलब क्या कारण है पूछताछ का? मतलब छापेमारी ऐसे तो नहीं हो जाएगी, कोई ना कोई मामला होगा, उसमें भी उसमें पूछताछ हुई होगी ना? जी बता दें, मुफ्ती खालिद जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे दीनी तालीम की और वो देश विदेश के बच्चों को इसमें पढ़ाया करते थे। एनआईए को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो विदेशी बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं ये आखिर है कौन और इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। इसी के चलते एनआईए द्वारा मुफ्ती खालिद के घर पर छापेमारी की गई थी, जहाँ से उनको कुछ किताबें, उनके व्हाट्सएप में जो अनेक मोबाइल नंबर अलग अलग कंट्रीज के मिले हैं और उनके लैपटॉप से भी कुछ डाटा कलेक्ट हुआ है जिसको वो अपने साथ ले गए थे और यही जानकारी अभी तक मिली है। स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी तक इनके तार कहां से जोड़े जा रहे हैं और उनको क्या क्या साक्ष्य अभी तक मिल चुके हैं। तो शेख गुल, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया था, क्या कुछ तैयारी देखने को मिली और किसी प्रकार की गतिविधि? झांसी के हर चौराहे पर पुलिस बल आज तैनात था। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और भी आला अधिकारियों ने पैदल गश्त किया। साथ ही साथ मुफ्ती खालिद का घर जहां बना हुआ था उसके पास जो मस्जिद थी उधर पर ड्रोन से उनकी छतों पर निगरानी की गई कि कहीं ऊपर किसी प्रकार की कोई अभद्रता पुलिस के साथ दोबारा ना हो सके। तो शेख गुल, चूंकि अब खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उनसे अभी पूछताछ चल रही है या एनआईए की टीम की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर? अभी एनआईए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और मुफ्ती खालिद को कल सुबह पुलिस अपने साथ लेकर 12 बजे निकली थी, जिसके बाद उनसे लगातार पूछताछ हुई और रात करीबन 10:30-11 बजे पूछताछ के बाद उनके परिवार को बुलाकर मुफ्ती खालिद को उनके सुपुर्द कर दिया गया था।
तो जिसके शेगुल बाद से रात जो भर लोग चली। मुफ्ती खालिद को छुड़ाने आए थे वो लगभग कितनी संख्या में थे, कितनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या इस मामले में? जी, उस समय अनुमान लगाना तो नहीं, लगभग 1000 से 1200 आदमी व्यक्ति रहे होंगे और पुलिस द्वारा उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें से अभी 10 नाम जो है वो चिन्हित हो गए हैं, जिनके नाम से मुकदमा लिखा है और जो 100 अज्ञात में पुलिस उनकी ढूंढ कर रही है, पहचान निकाल रही है और अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर कल रात एडीजी जोन हमारे यहाँ झांसी पहुंचे थे और एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह का भी कहना है कि इन सब की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब गिरफ्तारी अभी 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। एक सवाल ये कि क्या ये लोग बुलावे पे आए थे, मतलब आह्वान किया गया था, इनको बुलाया गया था, या ये खालिद को छुड़ाने के लिए खुद आ गए थे? बता दें कि जब पूछताछ चल रही थी एनआईए द्वारा, तब लोकल जो गली के लोग थे वो बाहर खड़े हुए थे, मगर जैसे ही एनआईए द्वारा पूछताछ के बाद बाहर निकलकर मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले जाया जाता है तो वहां पे कुछ लोग उनको रास्ता रोक लेते हैं, जिसको देखते ही देखते मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बाद में मस्जिद से लगातार ऐलान किए जाते हैं कि मुफ्ती खालिद को ले जाया जा रहा है, सभी क्षेत्रवासी बाहर निकल आए। जिसके बाद देखते ही देखते मजमा बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, पुलिस के साथ अभद्रता हुई, धक्का मुक्की हुई और काफी दिक्कत परेशानियों का सामना पुलिस को झेलना पड़ा। ठीक है शेगुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस मामले में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मदरसा शिक्षक के घर पर पुलिस की छापेमारी होती है, जो इस्लामिक ट्यूशन या कोचिंग एक तरीके से कह लीजिए कि शिक्षा देता और मुफ्ती खालिद नाम बताया जा रहा है और उसे भीड़ आती है, छुड़ा के ले जाती है। हालांकि फिर से प्रशासन जब वहां पर भारी मात्रा में पहुंचता है उसके बाद फिर से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। नंदकिशोर का वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर ने लाइव रेड की और झुग्गियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश की। केजरीवाल को साथ ही साथ गद्दार बताया। लोनी विधानसभा बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आधार कार्ड, आपको बता दें कि मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां लोनी भोपुरा रोड पर बनी झुग्गियों में लोनी पहुंचे और विधायक नंदकिशोर वहां पर पहुंचे और झुग्गियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के लोगों के रहने का आरोप है। लोगों पर बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, आईडी कार्ड मिले हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आधार कार्ड है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग द्वारा दिए जा रहे झुग्गियों में बिजली कनेक्शन और विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पुलिस को हटाकर यहां मिलिट्री लगाई जाए। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोनी के विधायक। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आप अचानक रेड मारने पहुंच गए, अब आपका ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप ऐसे कैसे जाकर चेकिंग कर सकते हैं और क्या कुछ पूरा मामला था, आप वहां कैसे पहुंच गए? नहीं, वहाँ उनकी पूजा करेंगे, हम चेकिंग नहीं करेंगे। तो हम वहाँ के विधायक हैं। हम अगर विधायक नहीं होते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको अपने क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई संदिग्ध चीजें चल रही हैं, इस बात को हमने कोई पहली बार नहीं उठाया है। ये बात हम जब विधायक नहीं थे तब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़वाया और खदेड़ा है। तो आज जो स्थिति है, उनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का, राशन कार्ड दिल्ली का, दिल्ली सबसे ज्यादा बारूद के ढेर पे बैठी है। 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस ने बताया पहले, फिर आम आदमी पार्टी के लोग वो अपने आप स्पष्ट कह रहे हैं। आप वीडियो देखिए, 1000 रुपए में वहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड तीनों चीज बन जा रही है। और जब वो दिल्ली में जगह नहीं बची तो यूपी में उनको बसाने का काम किया गया। वोट डालने के टाइम पे वहां जाएंगे, फिर यहाँ भी वोट बन जाएगी। तो मैंने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को भी कहा था मीटिंग में, प्रभारी मंत्री के यहाँ पहले भी कई बार कह चुका, मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा। तो ये देश के लिए आप बताइए, किसी दूसरे देश में एक व्यक्ति जा सकता है क्या इलीगल? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने, सपा ने और ममता बनर्जी जो वहाँ मुख्यमंत्री है बंगाल की, और आम आदमी पार्टी अदर, इन्होंने सराय बना दिया। आज असम से
बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए, काफी निकाले गए हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली से निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है। तो हमारा कहना है कि ये जो बसे हुए हैं हमारे यहाँ गाजियाबाद जिले में और उनकी बाढ़ आ गई है, तो दिल्ली से भगाए जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? तो उसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और हम गए थे वहाँ, कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने हमसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी पकड़वाए थे, पार्लियामेंट पर हमला करने वाले भी लौनी से पकड़े गए थे, AK-47 तमाम अपराधी पकड़े गए हैं। और अब ये हमने उनके सामने, देखिए जो सही बात है उसके लिए दिक्कत क्या है? हमने वोटर कार्ड उन्होंने दिखा, हमने दिखाइए, तो वोटर कार्ड दिल्ली का, तो लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं भाई गाजियाबाद में, रहने वाले बांग्लादेश के? तो ये सबकी जांच होनी चाहिए, बड़ा सर्च अभियान चलना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, आखिर पुलिस क्या कर रही है? केवल लूट करेगी, झुग्गियों को बसवा कर उनको हर झुग्गी से पैसे बंधे हुए हैं, बिजली के कनेक्शन है, हर बिजली वाले से झुग्गी से 3000 रुपए ले रहे हैं। तो पूरे यहाँ नशे का कारोबार है, रात में वहाँ तार जलते हैं, एनजीटी कहां सो रहा है? क्या ये कर रहा है? क्या बिजली विभाग कर रहा है? तो ये तमाम चीजें सवाल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है इन पे ऐसी कार्रवाई करें, और नहीं तो यहाँ कुछ मिलिट्री के लोगों को लगाया जाए जो पुलिस वालों को भी पीट कर ठीक कर दें। तो मतलब नंदकिशोर जी, आपने तो चेक किया होगा, क्या कुछ मिला दस्तावेज उनके पास से? और क्या आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन लाया? मतलब वो कहां से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और किसी की नजर में नहीं आ रहे हैं? ये हमने लास्ट ईयर भी जब पकड़वाए थे, पुलिस ने कहा था कि कोई नहीं रहता है। जब हमने पकड़वाए तो इनको जेल भेजना पड़ा, अंसार बिहार से, अशोक बिहार, और ये जो बोबरा बॉर्डर है। और वहां पकड़वाने के बाद तब इन्होंने माना। अब फिर उनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का है, राशन कार्ड दिल्ली का है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? आम जो कॉलोनी है, कोई मकान बनाता है उसको कनेक्शन कार्ड देने के लिए बिजली विभाग चक्कर कटवाता है, और झुग्गियों में किस आधार पर दे दिया? रजिस्ट्री नहीं है उनके पास, कोई कागज नहीं है, तो किस तरह बिजली जल रही है वहाँ? तो सवाल जो है, ये देश की सुरक्षा से अगर अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं तो अधिकारी पे 1-2 पे NSA लगना चाहिए। मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी ही कर सकते हैं, बाकी पार्टियां तो वोट के लिए इनके साथ समझौता किए हुए हैं और देश के साथ गद्दारी कर रही है। हाँ, तो नहीं नंदकिशोर जी, यहां सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भाई लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, आप खुद इतने बड़े विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी से आपका इतना संपर्क है, आप लेटर भी लिखे, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या अधिकारी उन तक बात पहुंचा नहीं रहे हैं या फिर मामला कहीं और अटका हुआ है? देखिए दिल्ली में कार्रवाई हुई है, जो बांग्लादेश नंदकिशोर जी, आपकी आवाज चली गई है, तो हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए नंदकिशोर जी, बोलिए जी। दिल्ली में कोई पार्क नहीं बचा है, कोई ऐसी सरकारी जगह, नहर नहीं बची है। अब वो यूपी में जो NCR का हिस्सा उसमें बसाया जा रहा, वोट उनकी दिल्ली की है। तो क्या इन पार्टियों की मान्यता नहीं समाप्त करनी चाहिए चुनाव आयोग को? माने सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं इस वक्त, LG को कहना पड़ रहा है। वहाँ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के वहाँ के इमाम ने कहा है कि इनको भगाइए, खतरा देश के लिए। और क्या दे रही है? तो जो वोटर कार्ड बना रहे हैं केजरीवाल के जो लोग बैठे नीचे, उनमें माने गृह मंत्री जी ने आदेश इसका काम खदेड़ने का है, लेकिन ये ला करके बता रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो और ये आज तो बसे नहीं है, कांग्रेस की सरकार लाई थी, वो बता रहे हैं, खुद 10 साल पहले आए हैं। तो हम उनको निकालने का काम माने गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है, पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस को जैसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को काम कराने के लिए इनके ऊपर एक मिलिट्री का अधिकारी नहीं तो नंदकिशोर जी, अगर उन्हें बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ला करके उनको, मतलब आपको यह लगता है कि वोट के खातिर किया जा रहा है, मतलब वोट लेने के लिए उनके, और क्या कारण है? और इनके रिश्तेदार तो है नहीं केजरीवाल जी के, दिल्ली में वोटर है, उनका राशन कार्ड है, राशन दिल्ली से ले आते हैं, क्योंकि दिल्ली सटी हुई है मेरी विधानसभा से, बिल्कुल सही बात से राशन उन्हें वहां से मिल जाता है, सारी चीजें वहां से मिल रही है, सारा खर्चा मिल रहा है, वोट डालो और उसके बाद मौज करो। तो ये जो चल रहा है, ये छोटी बात है, ऐसा किसी देश में नहीं होता। जैसे हमारे कांग्रेस ने 10 करोड़ करके पूरे भारत के ढेर की है, तो करा रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी को बधाई, और आसाम में खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा काम शुरू किया है उत्तराखंड में, और माननीय योगी जी भी मुझे उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई निश्चित करेंगे, और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे ज्यादा उम्मीद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देखिए, यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है। सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा? हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसा पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया हमें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फिल्म पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को आज हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्हें 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया। भगदड़ मामले में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा जो है वो बेहोश हो गया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर के प्रबंधन ने दावा किया है कि उन्होंने अभिनेता के आगमन से 2 दिन पहले ही पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। पुष्पा 2 के प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब फिल्म पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो एक्टर अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिली है और निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था और हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिल गई। जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी मैं इसी की बात कर सकता हूँ। सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। ओके सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी की गई थी उनके मतलब अल्लू अर्जुन के वकील का ये कहना है और अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। निचली अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पुष्पेंद्र, निचली अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और अब हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है अल्लू अर्जुन के लिए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुमन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये संध्या थिएटर से जुड़ा हुआ मामला है जहां फिल्म रिलीज के दौरान भगदड़ मची थी और वहां पर अल्लू अर्जुन के आने की सूचना लोगों को मिली थी और भीड़ काफी ज्यादा तादाद में वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन उनको वहां भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और एक बच्चा वहां पर बेहोश हो गया, जिसको लेकर अल्लू अर्जुन पर FIR दर्ज की गई और उनको आज गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसलिए अदालत ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का जो ऐलान किया था, उसके बाद अब हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी बात निकलकर इसमें यह आ रही है, जो थिएटर के प्रबंधक हैं वो और
जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच नोकझोंक देखी जा रही है, क्योंकि प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन को हमने पहले ही इस चीज से बता दिया था कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन ने आरोप लगाया है गिरफ्तारी को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी हुई है वो ठीक नहीं है। उनको सीधे बेडरूम में आकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो उस टाइम पर खाना खा रहे थे, उनको खाना भी नहीं खा रहे। जी तो पुष्पेंद्र, अब चूंकि अब जमानत तो मिल गई है, फिर आगे क्या क्या ये मामला और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही कार्रवाई होगी? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भाई हमने तो पूरा लिखित में दिया था कि एक्टर आने वाले हैं, लेकिन हमें जो है पूरी व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई गई। बिल्कुल शुभम, क्योंकि 2 धाराओं में एक्टर पर मामला दर्ज किया गया था, जो गैर जमानती धाराएं थी 105 और 108(1), जिनको लेकर जो गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन अब जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो धाराओं में बदलाव किया गया है और उनको जमानत दे दी गई। जो आगे की कार्यवाही है वो चलती रहेगी फिलहाल, लेकिन जो भी इसमें फिलहाल का सबसे बड़ा मामला यही है कि उनको ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है। हाँ, तो पुष्पेंद्र, अब चूंकि अब अल्लू अर्जुन मतलब एक माने जाने एक्टर हैं और जब जाहिर सी बात है कि अगर वो जा रहे हैं कहीं पे तो अब चूंकि उनके चाहने वाले इतने हैं, उतने पहुंच जाते हैं, व्यवस्था नहीं होती तो फिर इस तरीके की घटना हो जाती है। तो क्या न सिर्फ एक्टर को बल्कि पूरी व्यवस्था को ये सोचना चाहिए कि जब भी इस तरह की सेलिब्रिटी खास करके प्रचार प्रसार के लिए निकले तो कम से कम अपने समर्थकों के लिए उतनी व्यवस्था करके रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो? बिल्कुल सुन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रईस, उसके प्रमोशन के दौरान भी इस तरह का हादसा, इस तरह की भगदड़ देखने को मिली थी और शाहरुख खान पर भी FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद अब फिर ये भगदड़ का मामला देखने को मिला है। लेकिन जो बॉलीवुड से भी जुड़े हुए एक्टर हैं, अगर हम वरुण धवन की बात करें, वो भी इनके बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की भगदड़ के लिए, इस तरह के मामले के लिए एक्टर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक्टर दूर रहता है और उसके हाथों से किसी की ना तो इस तरह का मामला होता है। वहां पर सुरक्षा इंतजाम पुलिस को करने चाहिए, पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जो थिएटर का प्रबंधक है उसने पहले ही बोल दिया था कि हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और अल्लू अर्जुन की तरफ से भी सूचना वहां पर दी जा चुकी थी। उसके बाद भी जो ये सुरक्षा के इंतजाम देखे गए उसको लेकर पुलिस प्रशासन पर जरूर सवाल खड़े होते। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।